हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा सह संयोजक बंध के बारे में, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं सह संयोजक बंध की जितनी भी बेसिक केमिस्ट्री है वो पूरी बेसिक केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए समझा दूंगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही सभी बच्चे एक ही बात बोलेंगे, सर आज की क्लास आपकी बहुत शानदार क्लास थी। सर सह संयोजक बंध का पूरा बेसिक हम लोगों का क्लियर हो गया। बच्चों, क्लास में बने रहना और जितने भी अपनों आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंडों के बीच में आप लोग इस क्लास को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम लोगों से जुड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस परिवार का सदस्य बन सकें। ठीक है बच्चों, अब मैं मेरे लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। तो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं आप लोगों को आयनिक बंध कंप्लीट करवा चुका हूं और बच्चों मैं आप लोगों को धात्विक बंध कंप्लीट करवा चुका हूं, क्योंकि ये दोनों ही हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं। लेकिन इसके साथ बच्चों सह संयोजक बंध मतलब कोवेलेंट बॉन्ड भी हम लोगों के सिलेबस में दे रखा है। अब बच्चों, मैं कोवेलेंट बॉन्ड की मतलब सह संयोजक बंध की आप लोगों को बेसिक केमिस्ट्री बता देता हूं कि भाई सह संयोजक बंध की मतलब दुनिया में इतने सारे सहसंयोजक यौगिक होते हैं, इतने सारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, आप लोग कैसे पता करोगे कि ये भाई सहसंयोजक यौगिक है। तो उसका पता करने का एक तरीका बच्चों मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, जो कि मैंने आयनिक बंध पढ़ाया था वहां पर भी मैंने आप लोगों के लिए बताया था। लेकिन एक बार फिर से सहसंयोजक बंध की बात हो रही है तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। बच्चों, जो सहसंयोजक बंध होता है अर्थात जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो होता है अधातु अधातु तत्वों के बीच में, मतलब नॉन मेटल तत्वों के बीच में कौन से बंध का निर्माण होता है, सहसंयोजक बंध का, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का। और बच्चों, इसकी जो निशानी होती है, इसका जो सिंबल होता है वो ये तीर का चिन्ह होता है, ये इस तरीका से डैश बनाते हो ना, इस तरीका से सहसंयोजक बंध की निशानी होती है। पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूं सहसंयोजक बंध, ठीक है बच्चों। तो हेडिंग हो गई सह संयोजक, सह संयोजक बंधु, कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों, ये आप लोगों की हेडिंग हो गई। अब आप लोग पहचान कैसे करोगे सह संयोजक यौगिकों की कि भाई इस कंपाउंड में सह संयोजक यौगिक है, ठीक है ना। तो बच्चों, उसकी पहचान करोगे आप लोग अधातु अधातु, यदि दो अधातु तत्व में, ठीक है ना, अधातु अधातु मिलकर कौन से बंध का निर्माण करते हैं, सह संयोजक बंध का। कौन से बंध का निर्माण करते हैं बच्चों, सह संयोजक बंध का, सह संयोजक बंध। और अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली कि भाई सह संयोजक बंध की निशानी क्या होती है, ये बंध बच्चों सह संयोजक बंध की निशानी होता है, ठीक है ना। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। ये पूरा आप लोगों को बेसिक याद रखना है कि जो सह संयोजक बंध है अर्थात जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी बच्चों ये निशानी होती है, ये उसका सिंबल होता है। और एक सह संयोजक बंध में बच्चों दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन जो अपनी चार वैलेंसी सेट करता है वो इसी सहसंयोजक बंध से करता है। आप लोगों ने सुना होगा ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, अरे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी होती है, कार्बन की केमिस्ट्री होती है। तभी तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन, मतलब कार्बन की केमिस्ट्री। तो कार्बन जो अपनी चार वैलेंसी कंप्लीट करता है ना बच्चों, वो इसी सहसंयोजक बंध से करता है। ये बात आप लोग विशेषकर याद रखना। देखो, आयनिक बंध की निशानी क्या होती है, प्लस और माइनस। ये निशानी किसकी होती है, आयनिक बंध की। क्योंकि आयनिक बंध के अंदर क्या होता है, दो आयनों के मध्य का आकर्षण बल होता है। तो ये कौन से बंध की निशानी हो गई, आयनिक बंध की। ये कौन से बंध की निशानी हो गई बच्चों, सहसंयोजक बंध की, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की। ये आप लोगों का सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो चाहे बच्चों आप लोगों का सिंगल बॉन्ड हो या डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि दो इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। आप लोग विशेषकर याद रखना, सिग्मा बंद और पाई बंद ये दोनों ही सहसंयोजक बंध के टाइप होते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। चाहे आप लोगों का सिग्मा बॉन्ड हुआ, चाहे आप लोगों का पाई बॉन्ड हुआ, ठीक है ना, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दो। अब काफी बच्चों का सवाल ये हो गया कि सर एक बात बताइए, हम पाई बॉन्ड की पहचान कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा इसमें कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो इसके लिए बच्चों मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक बता देता हूं।
बच्चों जब भी किसी यौगिक में, जब भी किसी कंपाउंड में आप सिग्मा बंध और पाई बंध को देख रहे हो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी बारी ये ट्रिक याद रख लेना। और ये ट्रिक क्या है? क्या एक बंद बनने के बाद जितने भी बंद होते हैं वो सारे बंद बच्चों कौन से होते हैं? पाई बंद। पहला बंद हमेशा सिग्मा बनता है। अगर दूसरा बंद बन रहा है या तीसरा बंद बन रहा है तो बच्चों वो पाई बंद होगा। मतलब पहले सिग्मा बंद बनता है, सिग्मा बंद बनने के बाद जितने भी बंद बनते हैं वो सारे बंद कौन से होते हैं? पाई बंद होते हैं। मतलब डबल बॉन्ड के अंदर भी पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी पाई बॉन्ड होता है। कैसे? जैसे कि ये सिंगल बॉन्ड है, ये सहसंयोजक बंद है। सिंगल बॉन्ड है तो ये कौन हो गया? सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में बच्चों एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब समझे आप लोग कि एक बंद बनने के बाद जो अगले दूसरा तीसरा बंद बनता है वो पाई बंद होता है। ये बात आप लोगों को पहले से ही पता होगी। नहीं है पता तो अब याद रख लेना, एक बंद बनने के बाद जितने भी बंद होते हैं वो सारे बंद क्या होते हैं? पाई बंद होते हैं। और ये सिग्मा बंद और पाई बंद किसके टाइप होते हैं? सह संयोजक बंद के टाइप होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डेड के टाइप होते हैं। ये बात आप लोगों को विशेषकर याद रखनी है। और चाहे बंद सिग्मा हो चाहे बंद पाई हो, एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पूरा इसका बेसिक है, याद रखना। ठीक है ना? तो ये बंद किस बंद की निशानी हो गई? सहसंयोजक बंद की। अब सवाल ये होता है कि सहसंयोजक बंद बना, हमको कैसे पता लगा कि ये सहसंयोजक बंद है? तो बच्चों जितने भी सहसंयोजक यौगिक है, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है, उन वो किसका मिश्रण होते हैं? अधातु अधातु तत्वों का। उनमें धातु नहीं होती। यदि अधातु अधातु तत्व है तो वहां पर कौन सा बंद बनेगा? सहसंयोजक बंद। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, भाई साहब आप H2SO4 को ले लीजिए। ये H2SO4 भी कौन है? आप लोगों का सहसंयोजक यौगिक है। क्यों? क्योंकि ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, ये भी अधातु है। देखो हाइड्रोजन भी अधातु है, सल्फर भी अधातु है और बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन भी अधातु है। ये तीनों अधातु है तो कॉमन सी बात है कौन से बंध का निर्माण होगा? सहसंयोजक बंध का। उसके अलावा बच्चों इसको ले लो, कार्बन के कंपाउंड्स को ले लो, CH4 को। कार्बन आप लोगों को पता धातु नहीं होता, कौन होता है? अधातु होता है। और ये हाइड्रोजन भी कौन होता है? अधातु। तो कॉमन सी बात है CH4 होगा, वो कौन सा यौगिक होगा? सहसंयोजक यौगिक होगा, कोवेलेंट कंपाउंड होगा। मैंने कहां से पता लगाया है? मैंने पता लगाया है क्योंकि ये जो यौगिक बना है, ये जो कंपाउंड बना है वो अधातु तत्वों से मिलकर बना है। और यदि कोई भी यौगिक अधातु तत्वों से मिलकर बन रहा है तो बच्चों कौन होगा? वो सहसंयोजक यौगिक होगा। आयनिक यौगिक की पहचान क्या बताई थी मैंने? आयनिक यौगिक की पहचान बताई थी कि जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो किनसे मिलकर बने होते हैं? धातु और अधातु से। तो यदि धातु अधातु मिलकर किसी यौगिक का निर्माण कर रहे हैं तो वो आयनिक यौगिक होंगे। अधातु अधातु मिलकर किसी यौगिक का निर्माण कर रहे हैं वो सहसंयोजक यौगिक होंगे। और धातु धातु मिलकर किसी यौगिक का निर्माण कर रहे हैं वो बच्चों धात्विक यौगिक होते हैं, मतलब मेटेलिक कंपाउंड होते हैं। बात समझ में आ गई भैया? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई ना? चलो ठीक है। अब बच्चों सहसंयोजक बंध में हम और इंटर होते हैं और इसकी चीजों को देखते हैं। तो देखो बच्चों, सहसंयोजक बंध को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी दी गई थी। दो थ्योरी कौन कौन सी दी गई थी? शायद आप लोगों ने 11 12 क्लास में पढ़ा होगा। एक बीबीटी दी गई थी और एक एमओटी दी गई थी। मैं इनको मिटा के और मुद्दे की बात करता हूं। तो देखो भाई साहब, यहां पर इसको तो मिटा देता हूं मैं, ठीक है। और इधर देखिए भाई साहब, मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि सहसंयोजक बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए कितने सिद्धांत दिए गए थे? दो सिद्धांत दिए गए थे। एक दी गई थी बीबीटी और एक दी गई थी एमओटी। बच्चों एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप लोगों के सिलेबस में दे रखी है और यहां से आप लोगों से पक्का सवाल बनता है। लास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना बच्चों, आप लोगों को पता लग जाएगा धात्विक बंध एमओटी, यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले तो मैं दोनों थ्योरीन के नाम लिख देता हूं। एक तो कौन सी है बच्चों? बीबीटी। और एक बच्चों कौन सी है? एमओटी। इसको बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता, संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब बीबीटी। और ये होता है बच्चों आप लोगों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और बच्चों इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अनुकक्षक सिद्धांत।
अनुकक्षक सिद्धांत। इसको बोलते हैं भाई साहब हम लोग अनुकक्षक सिद्धांत। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सहसंयोजक बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए कितने सिद्धांत दिए गए थे? दो सिद्धांत दिए गए थे बच्चों। एक तो बीबीटी दी गई थी और एक एमओटी दी गई थी। बीबीटी की बहुत सारी कमियां निकल के आई थी, तो बीबीटी की कमियों को दूर करने के लिए एमओटी सिद्धांत दिया गया था। मैं यहाँ पर जो आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा वो बच्चों मैं करूंगा एमओटी सिद्धांत के बारे में। क्यों 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 क्यों? क्योंकि एमओटी सिद्धांत का हर बार एग्जाम में सवाल बनता है आप लोगों के लिए। तो भैया सवाल किस तरीका से बनेगा वो सारी बातें मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए यहां पर हेडिंग डाल देता हूं। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैं फिर बता देता हूं। पहले सहसंयोजक बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए बीबीटी सिद्धांत दिया गया था। इस बीबीटी सिद्धांत की बहुत सारी कमी निकल के आई थी, तो बस उस बीबीटी सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया था बच्चों? एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर इसकी पूरी केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों यहां पर हेडिंग डाल देता हूं मैं एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मतलब अनुकक्षक सिद्धांत। देख लो भाई साहब, देखो हेडिंग हो गई भाई साहब हम लोगों की अनुकक्षक सिद्धांत मतलब एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अनुकक्षक सिद्धांत मतलब एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बच्चों सबसे पहले तो इसका बेसिक बता देता हूं। मैंने अभी आप लोगों से क्या बात बोली है कि बीबीटी सिद्धांत की बहुत सारी कमी निकल निकल कर सामने आई थी, तो बस उन बीबीटी सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए एमओटी सिद्धांत दिया था। और बच्चों ये एमओटी जो सिद्धांत दिया था ये सन 1932 में दिया था हुंड तथा मुलिकन ने। साइंटिस्टों के नाम याद रख लेना। इस सिद्धांत को बच्चों 1932 में दिया था, और जिन दो साइंटिस्टों ने इस सिद्धांत को दिया था उनके नाम थे हुंड तथा मुलिकन। ठीक है ना? एक तो हुंड था और एक कौन था? मुलिकन। ये वुंड और मूलिकन दोनों ने मिलकर कौन से सिद्धांत को दिया था? एमओटी सिद्धांत को दिया था, जो कि सन 1932 में दिया था। अब बच्चों इसने क्या बात बोली थी? इसने ये बात बोली थी कि परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणुओं का। अरे भैया उसके नाम से पता लग रहा है अनुकक्षक सिद्धांत। मतलब ये सिद्धांत किसी परमाणु को एक्सप्लेन नहीं करता, ये सिद्धांत अणु को एक्सप्लेन करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? अनुकक्षक सिद्धांत। और हुंड और मुलिकन ने क्या बात बोली? हुंड और मुलिकन ने यह बात बोली थी कि जब परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। अब कॉमन सी बात है यार, परमाणु की जो कक्षक होगी वो परमाणविक कक्षक होगी, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल होगी। और अणु की जो कक्षक होगी वो आणविक कक्षक होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। तो जब परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। तो कॉमन सी बात ये हुई कि परमाणविक कक्षक आपस में संयोग करके अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? अब यहां पर कौन होता है? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बच्चों आप लोगों की कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ये अणु कक्षक भी बच्चों आप लोगों की कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होती है बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होती है एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक होती है एनबीएमओ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बच्चों ध्यान से सुनना, ये अणु कक्षक भी आप लोगों की कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होती है बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक होती है एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक होती है एनबीएमओ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना? इनका आगे चल के डिटेल से डिस्कशन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? ये थोड़ी आप लोगों की बेसिक नॉलेज है तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। ठीक है ना? चलो ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर हम लोगों को क्या करना होता है? क्या किसी अणु का निर्माण करना होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने हाइड्रोजन को लिया और एक हाइड्रोजन को ये लिया। आप लोगों को पता है बच्चों हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, सॉरी हाइड्रोजन अणु नहीं होता, हाइड्रोजन परमाणु होता है। ये मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया, ये याद रखना बच्चों अणु नहीं है, हाइड्रोजन एक परमाणु है। मैंने यहां पर दूसरे हाइड्रोजन को ले लिया, अब भी ये हाइड्रोजन अणु नहीं है, हाइड्रोजन परमाणु है। लेकिन बच्चों यदि इन दोनों को मैंने किसी बंध से जोड़ दिया तो अब ये हाइड्रोजन परमाणु नहीं रहा,
अब ये H2 अणु बन चुका है। अब ये क्या बन चुका है? ये बच्चों अब H2 अणु बन चुका है। मतलब ये हुआ कि जब 2 परमाणु आपस में संयोग करते हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि जब परमाणु आपस में संयोग करते हैं, तो किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। परमाणु की जो कक्षक भाग लेती हैं, उनको परमाणुीय कक्षक बोलते हैं, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। और परमाणुवीय कक्षक मिलकर किसका निर्माण करती हैं? अणु कक्षकों का, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने प्रकार की होती है? 3, बीएमओ, एबीएमओ और एनबीएमओ। बाकी की सारी चीजें मैंने नोट्सों के अंदर लिख रखी है, तो आप लोग एक बार नोट्सों को देख लेना। ठीक है बच्चों? चलो ठीक है। अब देखो, धीरे-धीरे मैं पूरा बेस बनाता चल रहा हूँ। बेस बनाने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए बताऊँगा कि भाई एग्ज़ाम में सवाल किस तरीक़ा से पूछा जाता है। अब सुनो बच्चों ध्यान से, क्या हम लोगों के सिलेबस में के जो अणु दे रखे हैं, देखो भाई अब हम अणु तक आ चुके हैं, ठीक है ना? मतलब परमाणु की बात को खत्म करते हैं। भाई परमाणु का रोल कब तक होता है? जब तक कि अणु नहीं बन जाता। अणु के बनने के बाद परमाणुीय कक्षकों का रोल खत्म हो जाता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस बात को कौन बोल रहा है? हुंड और मुलिकन। हुंड और मुलिकन क्या बोलते हैं कि परमाणुीय कक्षक आपस में संयोग करके अणु कक्षकों का निर्माण करती है, और जैसे ही अणु कक्षकों का निर्माण होगा, परमाणुीय कक्षक अपनी पहचान को खो देती है। मतलब ये हुआ फिर उनका कोई रोल नहीं होगा, फिर अणु कक्षकों का ही रोल रहेगा। ठीक है ना? हम लोगों के सिलेबस में जो अणु कक्षक डायग्राम बनाने होते हैं, मतलब हम लोगों को अणु कक्षक डायग्राम बनाने होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने होते हैं। तो हम लोगों के सिलेबस में किस-किस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दे रखे हैं? एक तो दे रखे हैं समनाभिकीय, मतलब सेम एटमों से कोई अणु मिलकर बना है। जैसे कि आप लोगों का H2 हो गया, इसका डायग्राम बनाना है। मैं सबके जिनके भी मैं डायग्राम बना एग्जांपल लिख रहा हूँ ना, ये सब हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं। जैसे कि H2 हो गया, He2 हो गया, Li2 हो गया, उसके बाद कौन हो गया? Be2 हो गया, उसके बाद कौन हो गया? B2 हो गया, C2 हो गया, उसके बाद कौन हो गया? N2 हो गया, O2 हो गया, उसके बाद कौन हो गया? F2 हो गया, Ne2 हो गया। ठीक है बच्चों, ये समनाभिकीय है। समनाभिकीय मतलब सेम एटमों से मिलकर बने हैं, समनाभिकीय है। ठीक है ना? समनाभिकीय अणु है, समनाभिकीय अणु है आप लोगों के, ठीक है ना? क्योंकि इनका निर्माण समान एटमों से मिलकर बना है। जैसे कि H2 का निर्माण 2 हाइड्रोजन मतलब समान एटम है, यहाँ पर इन सबके बीच में क्या है? समान एटम, ठीक है ना? तो ये हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, इन सबका हम लोगों को अनुकक्षक चित्र बनाने हैं। बनाने कैसे हैं वो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। आपको तो ये याद रखनी है कि समनाभिकीय अणुओं के अंदर हम इन सबका अनुकक्षक डायग्राम बनाएंगे। इसके अलावा बच्चों विषमनाभिकीय भी दे रखे हैं, विषमनाभिकीय, विषम नाभिकीय, विषम नाभिकीय अणु भी दे रखे हैं, जो हम लोगों के सिलेबस में एक तो CO दे रखा है, ठीक है ना? और एक NO दे रखा है। इनके भी बच्चों हम लोगों को अनुकक्षक चित्र बनाने हैं। मतलब हम लोगों के सिलेबस में बच्चों इन सबके डायग्राम दे रखे हैं और हम लोगों को बनाने हैं। और बच्चों हम लोगों के सिलेबस में विषम नाभिकीय भी दे रखे हैं, मतलब जो वो अणु जो डिफरेंट एटमों से मिलकर बने हैं, वे अणु जो अलग-अलग परमाणुओं से मिलकर बने हैं। जैसे कि यहाँ पर CO एक अणु है, CO कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण किससे होता है? एक तो कार्बन से होता है और एक ऑक्सीजन से होता है। तो ये कौन हो गया? विषमनाभिकीय हो गया। मतलब इसमें 2 अलग-अलग एटम हो गए, कार्बन हो गए और ऑक्सीजन हो गया। जबकि यहाँ पर देखो बिल्कुल समान है। ये 2 हाइड्रोजनों से मिलकर बना है, ये 2 हीलियम से मिलकर बना है, ये 2 लिथियम से मिलकर बना है, ये 2 बेरिलियम से मिलकर बना है। मतलब समान एटमों से मिलकर ये अणु बने हैं और यहाँ पर ये अणु विषम एटमों से मिलकर बने हैं। कार्बन एक अलग चीज़ है, ऑक्सीजन एक अलग चीज़ है। यहाँ पर देखिए NO नाइट्रोसिल, नाइट्रोजन एक अलग चीज़ है, ऑक्सीजन एक अलग चीज़ है, तो ये भी विषम नाभिकीय अणु हो गया। तो इन सबके हम लोगों को अनुकक्षक चित्र बनाने हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं और यही सवाल हमसे एग्जामिनर पूछता है। एग्जामिनर पूछता किस तरीका से है, वो जब बताऊँगा जब मैं इनके अनुकक्षक चित्र बनाऊँगा, ठीक है ना? लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये जितने भी बच्चों आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लिए हैं, ये वाले, इनमें जब हम इनका अनुकक्षक चित्र बनाते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ निकालनी होती है इनकी और वो निकालना होता है बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर। भैया इन सबके हम लोगों को बंध क्रम निकालने होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने होते हैं। अब आप लोग बोलोगे, सर ये बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? तो बच्चों
दो परमाणुओं के बीच में जो बंधों की संख्या बनती है, या ऐसे बोल दूं, जो परमाणुओं के बीच में जो बंधों की संख्या बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंध क्रम बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। आप लोग सीधे तरीका से ऐसे बोल दो आप तो, क्या दो परमाणुओं के बीच में बनी बंधों की संख्या को हम बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है और इसको निकालते कैसे हैं, इसके लिए अभी मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बताने वाला हूं, और ट्रिक बताने के बाद फिर इनके मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा आप लोगों के लिए। पूरा ध्यान मेरी तरफ बना के रखना। अब मैं आप लोगों के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक बता रहा हूं, तो देखिए बच्चों, देखो, इसको तो मिटा देते हैं भाई साहब, सबको। चलो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको रहने दीजिए। देखो भाई साहब, यहां पर ले लेता हूं मैं यहां पर आप लोगों के लिए जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो किसको कर रहा हूं? बंद क्रम को। बंद क्रम को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इंग्लिश में इसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, शॉर्टकट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीओ बोलते हैं। इसका बंद क्रम निकालने का बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, बीओ बराबर एन बी माइनस एन ए बटे दो। भाई साहब, ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद में रख लेना। मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों के लिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का अर्थात बंद क्रम निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है? एन बी माइनस एन ए बटे दो। मतलब जो आप लोगों की एन बी माइनस एन ए बटे दो, मतलब ये हुआ कि बॉन्डिंग में से आप लोग किसको घटा दोगे? एंटी बॉन्डिंग को घटा दोगे और दो का भाग लगा दोगे। ये कौन हो गए आप लोगों की बॉन्डिंग? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों में से बच्चों आप लोग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को घटा दो और फिर उसके बाद दो का भाग लगा दो, तो उस अणु का क्या निकलकर सामने आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर निकलकर सामने आ जाएगा। मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई ना? चलो ठीक है। अब आप बोलोगे सर, अभी आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक बताने वाले थे, वो ट्रिक क्या है? तो वो ट्रिक मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं बच्चों। इधर देखो बच्चों, ये तो फॉर्मूला है आप लोगों का, मतलब सिस्टमेटिक तरीका से बॉन्ड ऑर्डर आप लोग इस तरीका से निकालोगे। लेकिन वो ट्रिक क्या है जिसको करने से हम लोगों को कम टाइम लगे और हम लोगों का क्वेश्चन भी गलत ना हो? कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। तो मिस्टेक का पता कैसे चलेगा कि हम लोग मिस्टेक कर चुके हैं? तो आप लोग मेरी बताई हुई ट्रिक को याद रख लेना। वो ट्रिक क्या है? बोर्ड की पे देखिए, देखो बच्चों, मैं ट्रिक को बता देता हूं। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालने की जो भाई साहब ट्रिक है, वो देखो आप। बॉन्ड ऑर्डर कोष्टक में बंद क्रम, बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक, बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक। भाई साहब, वो ट्रिक ये है, पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आप लोगों को 8 से लेकर के और 20 तक की गिनती लिख देना। तो कोई भी लिख सकता है, 8 से 20 तक की गिनती में क्या दिक्कत है? तो लिख दीजिए भाई साहब, 8 से 20 तक की गिनती लिख दीजिए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने आप लोगों से ये बोला है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक के लिए आप लोग क्या करोगे? 8 से 20 तक की गिनती लिखनी है। कोई भी बच्चा लिख सकता है, अरे पहली दूसरी क्लास के बच्चे ही लिख देते हैं 8 से 20 तक की गिनती, तो तुम तो बीएससी में 8 से 20 तक की गिनती लिख दोगे। उसके बाद बच्चों आप लोगों को 14 पर 3 लिखना है। यहां पर भी 14 है ना, यहां पर 14 है, इस 14 पर बच्चों लिख दीजिए आप लोग 3, और इसको कर दीजिए भाई साहब आप लोग कोष्टक में बंद इस तरीका से। ठीक है ना? आपने कुछ नहीं किया है, 8 से 20 तक की गिनती लिखी है और 14 पे लिख दिया 3। अब आधा इधर घटा दीजिए, आधा इधर घटा दीजिए, आधा राइट की तरफ घटा दीजिए, आधा लेफ्ट की तरफ घटा दीजिए। ठीक है? तो देखो बच्चों, अगर 3 में से आधे गए तो कितने बचे? 2.5। ठीक है ना? 2, 1.5, 1, 0.5 और 0। सही है ना? अरे कुछ नहीं किया मैंने, आधा घटा दिया। आधा घटाओगे तो 3 में से आधा गए तो 2.5, फिर आधा गया तो 2, फिर आधा गया 1.5, फिर आधा गया 1, फिर आधा गया
0.5 और फिर आधा गया तो क्या हो गया 0। आधा ही बच्चों आप लोग इधर घटा दीजिए, या इधर लिख दीजिए 2.5, इधर लिख दीजिए 2, इधर लिख दीजिए 1.5, इधर लिख दीजिए भाई साहब आप 1, इधर लिख दीजिए 0.5 और इधर लिख दीजिए भाई साहब आप लोग 0। ठीक है ना। ये बच्चों, ये जो गणित की संख्या है ये किसको शो कर रही है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो कर रही है। ये मैंने जो लिखी है ना 8 से 20 तक की गिनती, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो कर रहा है। और ये लिखा है 0, 0.5, 1, 1.5। ये बच्चों जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है बंद क्रम, बॉन्ड ऑर्डर। ये किसको शो कर रहा है? बंद क्रम को, मतलब बॉन्ड ऑर्डर को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसको शो कर रहा है? बंद क्रम को, मतलब बॉन्ड ऑर्डर को। अब पूरा ध्यान बच्चों आप लोग मेरी तरफ बना के रखना। अब मैं सभी जो मॉलिक्यूल्स आप लोगों के सामने लिखे हैं, जो हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, उनके सभी के बॉन्ड ऑर्डर में आप लोगों के लिए बता देता हूं। फिर इन सभी का हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने से पहले ही इस ट्रिक के माध्यम से हम लोगों को पता होगा कि इस अणु का, ये मॉलिक्यूल, इस अणु का ये बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं। ये हम लोगों की ट्रिक हो गई। अब एग्जांपल ले लेता हूं। तो बच्चों देखो, H2, देखो यहां पर जो बात करता हूं H2 की, उसके बाद बात करता हूं मैं किसकी? H2 के बाद हीलियम, उसके बाद लिथियम 2 की, उसके बाद बेरिलियम 2 की। ठीक है ना। उसके बाद बात करूंगा मैं B2 की, उसके बाद C2 की, उसके बाद कौन आ जाएगा? N2 की, उसके बाद कौन आ गया भाई साहब आप लोगों का? N2 के बाद आ गया आप लोगों का O2, फिर कौन आ गया? F2, और फिर आ गया भाई साहब आप लोगों का Ne2। ठीक है ना। इन सभी के अनुकक्षक चित्र हम लोगों को बनाने, क्योंकि सबके सब परमाणु नहीं है, सबके सब कौन है? अणु। अरे भाई, परमाणु अकेला होता है, अणु परमाणुओं का संयोग होता है। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, पूरी बेसिक है। ठीक है ना। इसके अलावा हम लोगों के सिलेबस में CO दे रखा है, NO दे रखा है, NO प्लस दे रखा है, और भाई साहब NO माइनस दे रखा है। ये सब हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं। तो अब मैं आप लोगों के लिए इनकी केमिस्ट्री बता देता हूं। देखो बच्चों ध्यान से समझना। सबसे पहले लेता हूं मैं H2। ठीक है ना। H2 का बॉन्ड ऑर्डर, पहले तो बॉन्ड ऑर्डर की एक बार फिर से डेफिनेशन बोल देता हूं। बॉन्ड ऑर्डर हमने किसको बोला है? दो परमाणुओं के मध्य बनी बंधों की संख्या को, बनी बॉन्डों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, मतलब बंध क्रम बोलते हैं। तो देखो भाई साहब, ये जो ट्रिक है ना आप लोगों की, ये बच्चों बेरिलियम से लागू होगी। मतलब आप लोगों की ये ट्रिक है जो मैंने लिखी है, ये हाइड्रोजन पर लागू नहीं होगी, हीलियम पर लागू नहीं होगी, लिथियम पर लागू नहीं होगी। ये ट्रिक बच्चों आप लोगों की यहां से अप्लाई होगी। ये ट्रिक है ना, ये इन पर अप्लाई होगी। ठीक है ना, इन सब पर अप्लाई होगी। ये जो तीन है ना बच्चों, ये तीन, ये जो आप लोगों के तीन है ना, इन तीन पर ये ट्रिक आप लोगों की अप्लाई नहीं होगी। तो इनको हम डायरेक्ट याद रख लेंगे। देखो बच्चों, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि हाइड्रोजन कितने बंध बनाता है? एक। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, भाई हाइड्रोजन एक बंध ही तो बनाता है। तो H2 के बीच में कितना बंध होता है? एक। ठीक है ना। H2 के बीच में कितना बंध होता है भाई साहब? एक। इस H2 के बीच में कितना बंध होता है? एक। तो कॉमन सी बात है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? एक। अरे सही है। अभी क्या बोलिए यार, क्या दो परमाणु के बीच में बनी बंधों की संख्या को ही हम लोग बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है ना। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? एक। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बंध बनता है? एक बंध बनता है। तो कॉमन सी बात है, H2 अणु का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना रहेगा? एक। ये याद रखनी है, तीन तक याद रखनी है। हाइड्रोजन याद रखना है, हीलियम याद रखना है, और लिथियम याद रखना है। उसके बाद तो फिर आपकी ट्रिक लगना चालू ही हो जाएगी। ठीक है ना। ये बात तो किसकी हो गई? हाइड्रोजन अणु की, मतलब H2 अणु की हो गई। अब बात करते हैं बच्चों हम हीलियम की, H2 की। H2 की तो बच्चों आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि हीलियम एक अक्रिय गैस है, हीलियम एक नोबल गैस है, और नोबल गैसों के बीच में बंध का निर्माण नहीं होता। क्योंकि हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि अक्रिय गैस ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को देती है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है। क्यों? क्योंकि अक्रिय गैस क्या होती है? स्थायी होती है। वो अष्टक नियम का पालन करती हैं, और जो अष्टक नियम का पालन करती हैं वो ना ही तो किसी को इलेक्ट्रॉन देती हैं और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं। ना तो देने का काम, ना लेने का काम। क्यों? क्योंकि भाई साहब हम तो कौन है? स्थायी हैं।
तो ना तो हमें किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है और ना ही हम लोगों को किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। इसीलिए He2 है ना आप लोगों का, इसीलिए इसीलिए जो आप लोगों का He2 है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा भाई साहब 0। और बच्चों एक बात याद रखना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो अणु नहीं बनता। He2 अणु प्रकृति में नहीं बनता, केवल हीलियम ही होता है। देखो बच्चों याद रखना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन फॉर्म में नहीं मिलती, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में मिलती है। हीलियम He2 फॉर्म में नहीं मिलता। ये हीलियम प्रकृति में इस फॉर्म में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 0। तो फिर हीलियम किस फॉर्म में मिलती है? इस फॉर्म में मिलती है। मतलब जितनी भी अक्रिय गैस है वो एक अणुक होती है, ठीक है ना, एक मतलब मोनो एटॉमिक होती है, एक परमाणुक होती है। ये जितनी भी अक्रिय गैस होती है वो एक परमाणुक होती है, मतलब मोनो एटॉमिक होती है, अकेली मिलती है, किसी के साथ नहीं मिलती। वो इसलिए क्योंकि इनका काम ना तो इलेक्ट्रॉन देने का होता है ना ही लेने का होता है, मतलब वो आपस में कोई बंध का निर्माण नहीं करती। हाइड्रोजन हाइड्रोजन फॉर्म में नहीं मिलता, प्रकृति में H2 फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन फॉर्म में नहीं मिलता, किस फॉर्म में मिलता है? H2 फॉर्म में मिलता है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाला है? 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है ना, वो काल्पनिक होता है, मतलब वो प्रकृति में नहीं बनता। और एग्जाम में सवाल भी इसी तरीका से पूछा जाता है, क्या He2 नहीं बनता? क्यों? एक्सप्लेन कीजिए। या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, H2 बनता है लेकिन He2 नहीं बनता, क्यों? तो आपको जवाब ऐसे देना होता है कि भाई H2 का बंध क्रम 1 होता है, इसलिए H2 प्रकृति में बनता है। जब He2 का बंध क्रम कितना होता है? 0 होता है, इसलिए He2 नहीं बनता। ऐसे प्रकार के आप लोगों से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और आगे बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करूंगा, अभी तो थोड़ा बेसिक बता रहा हूं, तो बेसिक के हिसाब से बात हो रही है। फिर जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तब पूरा बताऊंगा कि एग्जाम में सवाल किस तरीका से पूछा जाएगा और आप लोगों को जवाब किस तरीका से देना है। एग्जाम में कितने कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, इसी चीज को वो 10 जगह से घुमा घुमा के पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दूंगा सबके, फिर बताऊंगा कि एग्जाम में सवाल किस तरीका से पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हीलियम की बात हो गई। हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 0। हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1। अब बात करता हूं बच्चों मैं लिथियम की, Li2 की। तो बच्चों जो लिथियम होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना होता है? 1। मतलब लिथियम लिथियम के बीच में एक बॉन्ड होता है। ये लिथियम लिथियम के बीच में कितना बॉन्ड होता है? एक बॉन्ड होता है। मतलब ये हुआ कि Li2 मतलब लिथियम 2 का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1 होता है, ये याद रखना। तो याद रख लेना, H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1। He2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 0। और Li2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1। इन तीनों को याद रख लेना। अब यहां से आपकी ट्रिक लगना चालू हो जाएगी। तो देखो भाई साहब, ट्रिक क्या है वो भी देख लीजिए आप लोग। देखो भैया, अब आप लोगों की ट्रिक लगना चालू हो जाएगी। ठीक है ठीक है, इतना रख लेते हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए आप लोग, इधर देखिए बच्चों, अब बेरिलियम को लेते हैं। तो देखो यहां पर बेरिलियम अकेला नहीं है भाई, हम किसी परमाणु को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम अणु को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि जिस सिद्धांत को मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूं उसका नाम है अणुकक्षक सिद्धांत। मतलब यह सिद्धांत किसी परमाणु को एक्सप्लेन नहीं करता है, यह किसको एक्सप्लेन करता है? अणु को करता है। जैसे कि यहां पर मैं बेरिलियम की बात नहीं कर रहा हूं, Be2 की बात कर रहा हूं। मतलब बेरिलियम अकेला नहीं है, बेरिलियम कितने हैं? 2। देखो भैया हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं, यहां पर मुझे Be2 का बॉन्ड ऑर्डर बताना है, तो ये Be2 का बॉन्ड ऑर्डर देखना है। तो बेरिलियम अकेला थोड़ा है, तो Be2 कोई परमाणु नहीं है, Be2 एक अणु है। परमाणु तो कौन होता है? अकेला होता है। जैसे मैं बोल दूं बी, मैंने ऐसे बोल दिया बी, तो ये कौन हो गया? परमाणु हो गया। लेकिन मैंने दूसरा बी ले लिया तो ये क्या बना लिया? Be2 बना लिया। तो ये परमाणु, ये परमाणु, इन दोनों परमाणुओं ने मिलकर किसका निर्माण कर लिया? अणु का निर्माण कर लिया, मतलब Be2 का निर्माण कर लिया। अब बच्चों इसके टोटल इलेक्ट्रॉनों को देखना है हम लोगों को। क्या देखना है? इसके टोटल इलेक्ट्रॉनों को देखना है, क्योंकि यहां पर लिख रखी है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक बात बताइए यार, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। हम लोग खूब अच्छी तरीका से जानते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। और बच्चों आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। मतलब एक उदासीन अणु में या किसी उदासीन परमाणु में
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। यदि उस पर पॉजिटिव आ गया तो इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं और यदि उस पर नेगेटिव आ गए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि वो उदासीन हुआ तो उसमें उसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन की तो यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, हमारी बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो एक बात बताइए, एक बेरिलियम के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर तो 2 बेरिलियम है, तो 2 बेरिलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। तो बी टू का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से देख लीजिए बच्चों। देखो, जिसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल कर आएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो बी टू है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा या आप लोगों का, 0। क्यों? क्योंकि एक बेरिलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो 2 बेरिलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 8 इलेक्ट्रॉनों को ट्रिक में देख लीजिए। ट्रिक क्या बोल रही है कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल कर आएगा, 0। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं हम बी टू की। अब बात कर लेते हैं हम बी टू की। ये बताइए भाई साहब, बोरॉन का, बी टू कौन होता है, बोरॉन होता है। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5। तो एक बोरॉन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो कॉमन सी बात है, दो बोरॉन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। 5 + 5 बराबर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर देख लीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो बी टू है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1। क्योंकि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉनों को ट्रिक में देख लीजिए, जिसके पास में, जिस अणु के पास में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेरिलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया। अब बात करता हूं भैया हमारे कार्बन भैया की। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। तो बात अकेले कार्बन की नहीं हो रही है, बात तो C2 की हो रही है, क्योंकि हम तो किसी अणु की बात कर रहे हैं, परमाणु की तरह कर रहे हैं। तो भाई साहब, यदि मैं यहाँ पर C2 की बात करूं, यहाँ पर लिख देता हूं, यदि मैं यहाँ पर C2 की बात करता हूं, तो एक बात बताइए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। मतलब एक कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो कॉमन सी बात है, दो कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12। 12 इलेक्ट्रॉन पर देखिए, जिसके पास में, जिस अणु के पास में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2। तो मतलब बच्चों ये हुआ कि जो आप लोगों का C2 होता है उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, आप लोगों का 2। ठीक है ना, अर्थात जो C2 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2। क्योंकि 6 दूना के 12 और 12 पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जिस जिस अणु के पास में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, ट्रिक के अकॉर्डिंग उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, बाकी का पता तो हम इनका अनुकक्षक चित्र बनाएंगे तो वहां पर ये पूरी ट्रिक आप लोगों की फॉलो हो जाएगी, पूरी ट्रिक आप लोगों की प्रूफ हो जाएगी। पहले ट्रिक याद रखनी है, जिससे पता लग जाए कि जब हम अनुकक्षक चित्र बनाएं तो हम लोग इस चीज की पहचान कर सकें कि हमने जो अनुकक्षक चित्र बनाया वो सही बनाया है या गलत। और इसका पता किससे चलेगा, इसका पता चलेगा भैया इस ट्रिक से। आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि जिसका मैं अनुकक्षक चित्र बनाने वाला हूं उसका बॉन्ड ऑर्डर इतना निकल रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है जी, ओके। अब देखो, C2 की बात हो गई, इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं भैया हम N2 की। तो बच्चों एक बात बताइए, N2 मतलब नाइट्रोजन की बात की जा रही है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। सब लोग जानते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। लेकिन यहाँ पर एक नाइट्रोजन नहीं है, कितने नाइट्रोजन है, 2। क्योंकि सिंगल नाइट्रोजन की तो बात नहीं की जा रही है, सिंगल नाइट्रोजन तो परमाणु हुआ, N2 अणु हो गया है। और हम थ्योरी कौन सी पढ़ रहे हैं, अणुकक्षक सिद्धांत, मतलब अणु की बात की जा रही है। तो एक नाइट्रोजन के पास में यदि 7 इलेक्ट्रॉन हुए तो दो नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। दो नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 14 पर चेक करके देख लीजिए, जिस अणु के पास में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। मतलब बच्चों ये हुआ कि जो आप लोगों का N2 है उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। बात समझ में आ गई ना भैया, जो आप लोगों का N2 है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, आप लोगों का 3 होगा। ठीक है ना, अब मैं N2 की भी बात हो गई। अब मैं O2 F2 NO2 की बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बोर्ड खाली कर लेता हूं। थोड़ा सा मैं बोर्ड इधर से खाली कर देता हूं, मतलब इसको मिटा देता हूं। देखो भाई साहब, इसको इधर से थोड़ा साफ कर देते हैं क्योंकि ये समझा दिया मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है, देख लीजिए भाई साहब, अब बात हम लोग करते हैं, अब बच्चों बात हम करते हैं O2 की। ठीक है ना, भाई साहब एक बात बताइए,
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर तो 2 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 2 ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 16 इलेक्ट्रॉन हुए। और जिसके पास में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका बॉन्ड ऑर्डर बच्चों कितना होगा? 2। उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ पर जो O2 है, उसका भाई साहब जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, वो होगा, O2 के पास में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? O2 के पास में इलेक्ट्रॉन हुए भाई साहब 8 प्लस 8 बराबर 16 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है ना? और 16 इलेक्ट्रॉन होने पर बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आ रहा है? 2 निकल कर आ रहा है, ठीक है ना? मतलब O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 16 पर 2 आ रहा है, ठीक है ना? 16 पर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, वो बच्चों कितना होगा? 2 होगा। लेकिन यदि बच्चों मैंने O2 पर प्लस कर दिया, भाई ये तो O2 है, लेकिन यदि मैंने O2 पर क्या कर दिया? प्लस कर दिया। यहाँ पर मैंने और ले लिए, जैसे कि मैंने ले लिया O2 प्लस ले लिया, O2 प्लस 2 ले लिया, O2 माइनस ले लिया, O2 माइनस 2 ले लिया। भैया एग्जाम में तो इनके भी सवाल बनते हैं। कुछ जरूरी नहीं है वो आपसे O2 पूछे, वो इस आयनन फॉर्म में भी आप लोगों से पूछ सकता है कि इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। तो आपको लोग कैसे निकालोगे? ट्रिक आप लोगों के साथ है। देखो, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 8 दूना के 16 और प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो। जितने प्लस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, जितने माइनस होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए। क्योंकि हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि केमिस्ट्री में प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। जितने प्लस होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए और जितने माइनस होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए। देखो, 2 O2 है, मतलब 8 दूना के 16, 16 और इस पर एक पॉजिटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए। तो 16 में से एक गए तो कितना बचा? 15। और 15 पर बच्चों देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 2.5। इसका मतलब ये हुआ कि O2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा बच्चों, वो कितना होगा? 2.5। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.5। ठीक है, अब बात करता हूं मैं O2 प्लस 2 की। तो 8 दूना के 16 और 2 प्लस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। 16 में से 2 गए तो कितने बचे? 14 बचे। 16 में से 2 गए तो कितने बचे? 14 बचे। और 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 3। तो O2 प्लस 2 का, ये O2 प्लस 2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा बच्चों, वो होगा आप लोगों का 3। ठीक है, अब बात करते हैं O2 माइनस की। तो O2 माइनस में माइनस आ रहा, मतलब अब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो 8 दूना के 16 और 1 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17। चेक करके देख लीजिए, 17 पर आ रहा 1.5, मतलब ये हुआ O2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा भाई साहब? 1.5 होगा। अब मैं बात करता हूं O2 माइनस 2 की। तो 8 दूना के 16 और 2 माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे। 16 और 2 कितने हो गए? 18 हो गए। 18 पर चेक करके देख लीजिए बच्चों कितना आ रहा? 1। मतलब ये हुआ O2 माइनस 2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 1। तो इसी ट्रिक से बच्चों आप लोग उदासीन अणुओं का बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो, धनायन वालेन का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो और ऋणायन वालेन का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। ये ट्रिक बच्चों सबसे परफेक्ट ट्रिक है किसी भी अणु के बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब देखो, इसी के साथ आप लोगों का ये O2 वाली सीरीज भी कंप्लीट कर दी। अब बात करते हैं F2 की और NO2 की। एक बात बताइए भाई साहब, F2 मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। तो यहाँ पर एक फ्लोरीन की बात नहीं की जा रही है, 2 फ्लोरीन है। तो एक फ्लोरीन के पास में यदि 9 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 2 फ्लोरीन के पास में कितने हुए? 18 इलेक्ट्रॉन हुए। और यदि इसके पास में 18 इलेक्ट्रॉन है तो चेक करके देख लीजिए, इसके पास में यदि 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब इस F2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बच्चों कितना होगा आप लोगों का? 1। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा? इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है? हाँ, आ गया। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा बच्चों वो कितना होगा? 1। ठीक है ना? अरे सही है ना? 9 दूना के 18, 18 पे चेक करके देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। अब बात करते हैं Ne2 की। Ne कौन होता है? नियॉन होता है। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि नियॉन एक अक्रिय गैस होती है और बच्चों जो अक्रिय गैस होती हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलता है? 0। अभी इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि अक्रिय गैस ना ही तो किसी को इलेक्ट्रॉन देती है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है। इसलिए जितनी भी अक्रिय गैस है वो एक परमाणु फॉर्म में प्रकृति में मिलती है, मतलब मोनो एटॉमिक फॉर्म में प्रकृति में मिलती है। वो इसलिए
क्योंकि वो अकेली रहती है, किसी के साथ नहीं रहती। हीलियम हीलियम फॉर्म में ही मिलती है, He2 फॉर्म में नहीं मिलती, क्योंकि He2 फॉर्म में वो काल्पनिक होता है, केवल सोच सकते हो, प्रकृति में उसका अस्तित्व नहीं होता। उसी तरीका से Ne2 नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10। 1 नियॉन नहीं है, 2 नियॉन है, तो 10 दूना के कितने हो गए? 20। 20 पर चेक करके देख लीजिए 0 आ रहा है, मतलब जो आप लोगों का Ne है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? आप लोगों का 0 आ रहा है, ठीक है ना? ये जो आप लोगों का Ne2 अक्रिय गैस है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है बच्चों? 0 आ रहा है, क्योंकि नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो 1 नियॉन के पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 नियॉन के पास कितने हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास में 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0 निकल कर आएगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? तो इस तरीका से बच्चों आप लोग किसी भी अणु का, किसी भी आयन का आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। आगे जाकर मैं इन सबके अणु का चित्र बनाऊंगा, सबके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा। तो वहां पर जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, तो आंसर हम लोगों को पहले से ही पता होगा कि इस अणु का बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलने वाला है। ये पता हम लोगों को किससे लगेगा? क्योंकि मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दी। ये ट्रिक बच्चों आप लोगों को याद रखनी है। जब आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम को दोगे, भाई अब तो आप लोग बीएससी कर रहे हो, लेकिन आगे चल के आपको सेकंड ग्रेड की भी एग्जाम देनी है, स्कूल लेक्चरर की भी एग्जाम देनी है, कॉलेज लेक्चरर की भी एग्जाम देनी है, नेट की भी एग्जाम देनी है, गेट की भी एग्जाम देनी है, आईआईटी जेम की भी एग्जाम देनी है, बहुत सारी एग्जाम देनी है बच्चों आप लोगों को। तो अगर इतनी सारी एग्जाम दोगे, तो वहां पर क्या ये कॉन्सेप्ट आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम थंग होता है हम लोगों के पास में, तो सबके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं और फिर उसका बॉन्ड ऑर्डर देखें, नहीं। वहां पर ये ट्रिक ही काम करेगी आप लोगों की। आप लोगों को मन में ऐसा मानना है कि 8 से 20 तक की गिनती लिख दी, 14 पर 3 लिख दिया, आधा इधर घटा दिया, आधा इधर घटा दियो, लो बन गई ट्रिक। अब आराम से निकाल दो किसी भी अणु या किसी आयन का बॉन्ड ऑर्डर। बात समझ में आ गई ना? ये ये जो 8 से 20 तक की ये जो गिनती लिखी है ना, ये किसको शो कर रही है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो कर रही है, और उसके नीचे जस्ट उसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर किसको बोला है? अरे दो परमाणु के बीच में बनी बंधों की संख्या को ही हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर बोला है। जैसा कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 आया है, मतलब N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आया है, इसका सीधा सा मतलब है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये लो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाला है? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला है 3। इसका मतलब ये निकला कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बंद है? 3 बंद है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है? इस O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है? 2 आया है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है? ये लो, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में आप लोगों का डबल बॉन्ड है। इस तरीका से याद रखनी है आप लोगों को। चलो ठीक है। तो बच्चों ये जितने भी उदाहरण लिए ना, ये किसके लिए है? मैंने समनाभिकीय। अब मैं विषमनाभिकीय के भी बता देता हूं। अरे भाई समनाभिकीय का मतलब ये हुआ सेम एटमों से मिलकर ये अणु बने। अब विषमनाभिकीय का मतलब हुआ कि डिफरेंट एटमों से मिलकर यदि कोई अणु बन रहा है, तो विषमनाभिकीय अणु हो गया, जिनमें हम लोगों का CO आ गया, NO आ गया, NO प्लस आ गया, NO माइनस आ गया। इनका भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बता देता हूं। तो इसको तो सबको मिटा देता हूं, देखो इसको तो सबको मिटा देते हैं। ठीक है। अब एक तो बच्चों मैं आप लोगों को ये CO बता देता हूँ, एक NO बता देता हूँ, एक NO प्लस बता देता हूँ, एक NO माइनस बता देता हूँ। तो सबसे पहले ले लेते हैं भैया हम लोग CO को, ठीक है ना? एक बात बताइए भाई साहब, CO एक अणु है, कैसे? क्योंकि भाई 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो कॉमन सी बात है वो अणु हो गया। अब भैया हम CO का बॉन्ड ऑर्डर कैसे देखेंगे? तो आप लोग देख लीजिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14 हो गए। अब यदि 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आ रहा है? 3, क्योंकि 14 पर क्या आ रहा है? 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लोगों का ये CO अणु है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बच्चों? 3 होगा बॉन्ड ऑर्डर। क्यों? क्योंकि 14 पर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 3। चलो ठीक है, इसका कंप्लीट कर दिया। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आया? 3 निकल कर आया है। यहाँ पे लिख दो BO बराबर 3, ठीक है ना? अब बात करते हैं NO की। NO किससे मिलकर बना है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। मतलब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके और 8 इलेक्ट्रॉन इसके। अरे भाई नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन।
7 और 8 कितने होते हैं बच्चों? 15 होते हैं और 15 पे चेक करके देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर आर निकाला 2.5। इसका मतलब NO का जो बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? 2.5। ठीक है, अब बात करते हैं NO प्लस की, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन की 8, 7 और 8 कितने हो गए? 15 और 1 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आप लोगों का कम हो जाएगा। तो 15 में से 1 गए तो बच्चों कितने बचे? 14 और 14 पर बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3। तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा? 3। अब बात करते हैं NO माइनस की। तो नाइट्रोजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन। 7 और 8 15 और 1 माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो 15 और 1 कितने हो गए? 16। 16 पे चेक करके देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आ रहा है? 2। 16 पर बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आ रहा है? 2। तो मतलब ये हुआ NO माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला है? 2 निकला है। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 13। सॉरी, CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 3। NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 2.5। NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 3 और NO माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 2। ये सब हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं और सबका हम लोगों को बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करना है। आज की जो मेरी क्लास का टारगेट है वो टारगेट ये है कि मैं आप लोगों को एमओटी और सहसंयोजक का पूरा बेसिक समझाना था। तो पूरा बेसिक मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब सुनो बच्चों ध्यान से कि ये तो बात हो गई भैया बॉन्ड ऑर्डर की, ठीक है ना? ये बात किसकी हो गई? बॉन्ड ऑर्डर की। मैंने जितने भी अणु जो हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी अणुओं का समनाभिकीय और विषम नाभिकीय अणु का बच्चों मैंने आप लोगों के लिए क्या बता दिया? बॉन्ड ऑर्डर बता दिया, ठीक है ना? अब बॉन्ड ऑर्डर को बताने के बाद एक प्रकृति भी देखनी होती है, मतलब चुंबकीय गुण देखने होते हैं। तो चुंबकीय गुण में हम लोगों को ये पता करना होता है क्या कोई भी अणु अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है? तो बच्चों इसका पता लगेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। यदि किसी भी अणु के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अयुग्मित का मतलब अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो यदि किसी भी अणु के पास में या किसी भी आयन के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उस अणु की प्रकृति अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक होगी। और यदि किसी भी अणु के पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन हुए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, तो बच्चों उसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी? प्रति चुंबकीय अर्थात तो डायमैग्नेटिक। ये सारी बातें हम लोगों को लिखनी है जब मैं आप लोगों के लिए इन सबका अनुकक्षक चित्र बनाऊंगा। बात समझ में आ गई ना? मैं फिर बोल देता हूं, यहाँ पर हम लोगों को चुंबकीय गुणों का भी पता करना होगा, अणु और आयनों का। तो यदि किसी भी अणु के पास में या किसी भी आयन के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उस अणु या उस आयन की जो प्रकृति होगी वो होगी अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक। और यदि किसी भी अणु के पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उस अणु या उस आयन की प्रकृति होगी वो क्या होगी? प्रतिचुंबकीय मतलब डायमैग्नेटिक। कैसे लिखना है जब डायग्राम बनाऊंगा तब इस सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ इन पॉइंटों के बारे में बोल रहा हूं। चलो ठीक है, अब बच्चों आ जाते हैं हम इनके अनुकक्षक चित्र पर। तो सुनो भैया मेरी बात ध्यान से कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम इन चार का तो सिंपल अनुकक्षक चित्र बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। मैं फिर बता देता हूं। हाइड्रोजन मतलब H2, He2, Li2 और Be2 मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम इन चार का तो सिंपल अनुकक्षक चित्र बनेगा। मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अभी तो जो बोल रहा हूं उन बातों पर फोकस कीजिए आप लोग। इन चार का तो सिंपल अनुकक्षक चित्र बनेगा, लेकिन बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन इनका अलग से बनेगा और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन इनका अलग से बनेगा। कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो पूरा ध्यान भैया बोर्ड पर रखो और मैं डायग्राम आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। तो मैं बिल्कुल नया पेज पे आ जाता हूं। देखो भैया मैं बिल्कुल नए पेज पे आ गया और अब सुन लो भैया। अनुकक्षक चित्र, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है ना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम इनका सिंपल बनेगा तो इनका सिंपल बना देंगे। मेन कहानी होगी बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन इनका अलग टाइप से बनेगा। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन इनका अलग टाइप से बनेगा। अब ये टाइप अलग क्या होगा वो बोर्ड पर लिख देता हूं। देखो भाई साहब, इधर लिख देता हूं N2 तक के अणुओं के लिए।
यहाँ पर लिख देता हूँ N2 तक के अणुओं के लिए, N2 तक के अणुओं के लिए अनुकक्षक चित्रों, अनुकक्षक चित्रों, जिनमें एक तो B2 का, एक C2 का और एक खुद N2 का, इनके 3 के बनेंगे। किसका बनेगा? एक B2 का बनेगा, एक C2 का बनेगा, एक N2 का बनेगा। ठीक है। ये बात तो किसकी हो गई? N2 तक के लिए, मतलब बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए। और यहां पर लिखना है आप लोगों को N2 के N2 के बाद के N2 के बाद के अणुओं के लिए अनुकक्षक चित्र, अनुकक्षक चित्र, अनुकक्षक चित्र। और इसमें भाई साहब एक बात करेंगे हम O2 की। भाई N2 के बाद कौन आता है? ऑक्सीजन आता है, एक फ्लोरीन F2 आता है और एक कौन आता है? Ne2 आता है। ठीक है बच्चों, देखो समनाभिकी की बात करेंगे, फिर उसके बाद विषमनाभिकी की बात करेंगे, ठीक है ना? जब विषमनाभिकी की हेडिंग डलवाऊं, जब विषमनाभिकी की बात करेंगे, अभी जो अनुकक्षक चित्रों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, वो समनाभिकीय अनुकक्षकों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, मतलब जो समान एटमों से मिलकर बने हैं। ठीक है, देखो भाई साहब, यहां पर जो अनुकक्षक चित्र बनाऊंगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा, वो किसका बनाऊंगा? N2 तक के अणुओं के लिए, जिसमें बोरॉन आ जाएगा, मतलब B2 आ जाएगा, C2 आ जाएगा, N2 आ जाएगा। और फिर इधर जो डायग्राम बनाऊंगा वो N2 के बाद के अणुओं के लिए चित्र बनाऊंगा, जिनमें आप लोगों का O2 आ गया, F2 आ गया, Ne2 आ गया, मतलब ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया, नियोन आ गया। डायग्राम बनेगा कैसा, वो आप लोग बोर्ड पर देखिए। तो देखो भाई साहब, देखो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, फिर नीचे ले आऊंगा, क्योंकि मुझे पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। देखो, सबसे पहले बच्चों आप लोगों को नीचे से शुरुआत करनी है। इस तरीका से बनाते हैं। इस तरीका से देखो मैं किस तरीका से बना रहा हूँ, वैसे ही देख लो आप लोग। ठीक है ना? ये हो गई एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी कौन हो गई? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर किसका निर्माण करती हैं? भाई एटॉमिक ऑर्बिटल किसका निर्माण करती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, जिनमें ये हो गई बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हो गई एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना? इसको हम करते हैं सिग्मा बी 1s से प्रदर्शित, और इसको करते हैं सिग्मा स्टार 1s से प्रदर्शित। देखो भाई साहब, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई। और अभी अनुकक्षक चित्र में क्या बोली हुंड और मूलिकन ने? क्या अनु अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि एमओटी सिद्धांत किसने दिया था? हुंड और मूलिकन ने दिया था। क्या बात बोली थी? उन्होंने ये बात बोली थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, जिनमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने प्रकार की थी? 3। तो एनबीएमओ की तो यहाँ पर कोई बात नहीं होगी, एक तो बात किसकी होगी? बीएमओ की होगी, और एक एबीएमओ की होगी। इस बीएमओ की एनर्जी क्या होती है? कम, और एबीएमओ की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। क्योंकि एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है। तो कॉमन सी बात है, बीएमओ की एनर्जी कम होगी और एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो किससे करते हैं? नीचे वाली को सिग्मा बी बनेस से शो करते हैं, और ऊपर वाली को सिग्मा स्टार बनेस से। यहाँ पर सिग्मा बी का मतलब क्या है? बॉन्डिंग, मतलब ये बॉन्डिंग को शो कर रही है। और स्टार का मतलब क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग। ठीक है ना? तो ये इसको नीचे वाली को सिग्मा बी बनेस से, मतलब बीएमओ को सिग्मा बी बनेस से शो करोगे, और ऊपर वाली को सिग्मा स्टार बनेस से शो करोगे। गलत मत कर देना, पूरा देखना आप लोग। तो ये तो बना दी भाई साहब मैंने बनेस के लिए, ये किसके लिए बना दिया मैंने? 1s के लिए। अब बनाते हैं हम 2s के लिए, तो वो ही सेम इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर बना दो ये लो, इसके बिल्कुल देखो, इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर बना दीजिए आप लोग, बिल्कुल।
ये लो। और सबको मिला दीजिए भाई साहब आप लोग, सबको मिला दीजिए आप लोग, ठीक है ना? ये किसके लिए बना दी? ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, कौन-सी है? 2s है, ये कौन-सी है? 2s है। तो ये कौन बन गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? ये बीएमओ है, ये एबीएमओ है। इसको किससे शो करोगे? सिग्मा बी 2s, अरे 1s की जगह पे 2s लिख दो यार। और इसको किससे शो करोगे? सिग्मा स्टार 2s, ठीक है ना? इसको सिग्मा बी 2s और इसको सिग्मा स्टार 2s, ठीक है ना? अब बच्चों हम लोगों को 1s का बना दी एटॉमिक ऑर्बिटल, 2s की बना दी एटॉमिक ऑर्बिटल। अब बनाएँगे बच्चों हम लोग 2p की, 1s2 2s2 2p। तो 2p की इस तरीका से बनेगी, देख लो आप लोग। ये हो गई आप लोगों की 2p और ये भी हो गई आप लोगों की 2p। अरे p के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है? 3 ही तो होती है भाई साहब। एक बात बताइए। एस के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है? एक, चाहे वो 1s हो 2s हो कोई भी हो, एस के अंदर एक ऑर्बिटल होती है। पी के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है? 3 ऑर्बिटल होती हैं, ठीक है ना? ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में आएंगी और किसका निर्माण करेंगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सी है? यहाँ पर कौन हो गया? सिग्मा बी 1s, यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पर मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना? पानी नहीं है यार। चलो आप लोग तो देखते रहिए। थोड़ा स्लो-स्लो बोल लेता हूँ, ज़्यादा बोलने से गला सूख गया मेरा, ठीक है ना? तो देखो भाई साहब, मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से बोलने से गला सूख गया मेरा तो खाँसी उठेगी। देखो भाई साहब, पी के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 3। इस पी के अंदर कितनी ऑर्बिटल है? 3, ठीक है ना? ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर किसका निर्माण करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। याद रखना बच्चों एक बात, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल कितनी है? 3 और 3 कितने हो गई? 6। भाई 3 तो इसके पास में, 3 इसके पास में। तो यहाँ पर बच्चों जो आप लोगों की एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कितनी हो गई? 6। याद रखना मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। एटॉमिक ऑर्बिटलों ने तीनों 6 ने भाग लिया है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 6 बनेंगी। 3 नीचे होंगी, 3 ऊपर होंगी। मतलब 3 तो बीएमओ होंगी, 3 एबीएमओ होंगी। बनाएंगे किसके? बोर्ड की तरफ देखिए। देखो बच्चों, इसको इस तरीका से बनाते हैं। यहाँ पर 2 हम लोगों को नीचे रखनी है और एक हम यार थोड़ा जगह कम है मेरे पास में। मैं इसको इस तरीका से करता हूँ, इसको 1 सेकंड के लिए मिटा देता हूँ मैं। ठीक है ना? थोड़ा ऊपर बना देता हूँ क्योंकि जगह की ज़रूरत पड़ेगी। चलो इसको यहाँ पर कर देते हैं। 2p AO, ये भी 2p AO। AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पर 2 नीचे हैं। अरे यार! ये थोड़ा ऊपर रखना है यार। चलो इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। हाँ, ऐसा सही है। इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ और इसको ऊपर चढ़ा देता हूँ। पहले से मैंने क्या है जगह कम ले ली इसलिए। ये 2p हो गई, ये भी 2p हो गई। ये AO एटॉमिक ऑर्बिटल, ये AO एटॉमिक ऑर्बिटल। अब सही है, इतनी जगह मिल गई है मुझे। ये लो। इस तरीका से निकाल दो क्योंकि ये मिलानी है, ठीक है ना? तो 3 तो नीचे बन गई, 3 ऊपर बन जाएँगी। ये लो, ये लो। इनको ऐसे करके मिला दीजिए, इन सबको मिला दीजिए। ये लो भाई साहब सबको मिला दिया। अब देखो इनके नाम है, दूसरे कलर का यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि दिखाई दे जाएगा। इसका नाम है पाई 2px, इसका नाम है पाई 2py और इसका नाम है सिग्मा 2pz।
कोष्ठक में भी बंद कर दो इनको, ऐसा कर देना। इसका नाम है पाई 2px, इसका नाम है पाई 2py और इसका नाम है सिग्मा 2pz, ठीक है ना? चाहो तो यहाँ पर बी भी लगा दो क्योंकि ये बॉन्डिंग को शो कर रही है। नीचे वाली बॉन्डिंग को शो कर रही है और ऊपर वाली एंटी बॉन्डिंग को। तो जो बॉन्डिंग होगी उसको बी से शो कर दीजिए और जो एंटी बॉन्डिंग होगी उसको स्टार से शो कर दीजिए। ठीक है जी। अब देखो, इसी चीज़ को ऊपर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? पाई स्टार 2px और इस वाली का नाम क्या हो गया? पाई स्टार 2py, ठीक है ना? इसका क्या हो गया? सिग्मा स्टार 2pz। बात समझ में आ गई? देखो बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए, मैं सबको बता देता हूँ। देखो, ये 1s की एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा बी 1s, इसका क्या हो गया? सिग्मा स्टार 1s। ये 2s की है, सिग्मा बी 2s और ये सिग्मा स्टार 2s। नीचे देख लीजिए, देखो यहाँ पर ये 2p को देख लीजिए, इसका नाम पाई 2px, पाई 2py, इसका नाम सिग्मा 2pz और ऊपर क्या कर देना? आप लोगों को स्टार कर देना है। मतलब ये हुआ, ये डायग्राम जो बनेगा बच्चों आप लोगों का, ये B2 का बनेगा, C2 का बनेगा और N2 का बनेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे वो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा जब मैं इन सबका अनुकक्षक चित्र बनाऊंगा। अभी तो आप लोगों को सिर्फ ये डायग्राम रखना है, कुछ नहीं है, यही डायग्राम बनेगा और इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रॉन भरने होंगे। इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे वो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भैया पानी पी लेता हूँ, मेरा गला बहुत ज्यादा सूख रहा है और बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना? मैं इसमें पानी भर के लाता हूँ। देखो भाई साहब, ये डायग्राम किसका बनेगा? अरे यार, एक तो इसमें स्मार्ट बोर्डों की यही तो दिक्कत है ना। देखो, ये डायग्राम बनेगा V2 का, C2 का और N2 का, ठीक है ना? इस वाले स्टेप को याद रखना, इस वाले को, क्योंकि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के डायग्राम में पूरा डायग्राम बिल्कुल डिट्टो होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा, बस ये वाली कंडीशन चेंज हो जाएगी। इस वाली कंडीशन में क्या होगा? ये दो ऑर्बिटल तो ऊपर चली जाएंगी, एक ऑर्बिटल नीचे आ जाएगी। ये डायग्राम में सिर्फ यही चेंज होगा, ठीक है ना? ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन का जो डायग्राम बनाने वाला हूं, उसमें केवल बच्चों यही स्टेप चेंज होगा, बाकी का सारा बिल्कुल सेम रहेगा। मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं, इसको तो ऊपर कर देता हूं और देखो बोर्ड पर, देखो आप लोग, बिल्कुल यही चीज चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो, यहाँ पर साइड में बना देते हैं। इनको इस तरीका से मिला दीजिए, ठीक है ना? इनके नाम लिख दीजिए। दूसरा कलर यूज कर लेता हूं जिससे कि वो साफ दिखाई दे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, कौन सी है? बनेस, बनेस है, ठीक है ना? ये सिग्मा बी बनेस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये सिग्मा स्टार बनेस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसका बना देते हैं? अब 2s का बना देते हैं, तो बना दीजिए, बिल्कुल सेम इसके ऊपर ले लीजिए। अच्छा, एक चीज बताना और भूल गए बच्चों, इसमें एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर इंक्रीज होती है। मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है? इधर देखो, इधर देखो, मैंने आप लोगों से ये बात बोली थी कि एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। यहाँ पर एनर्जी ऊपर से, मतलब ये एनर्जी 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 नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीएमओ होता है उसकी एनर्जी कम होती है, एबीएमओ की ज्यादा होती है। मतलब ऊपर वालों की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है और नीचे वालों की एनर्जी क्या होती है? कम। और हम लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जिसकी एनर्जी कम होती है उसका स्थायित्व ज्यादा होता है। इसलिए बीएमओ और एबीएमओ में स्थायित्व किसका ज्यादा होता है? बीएमओ का होता है।
एबीएमओ का स्थायित्व कम होता है। मतलब बॉन्डिंग वालिन का स्थायित्व ज़्यादा होता है, एंटी बॉन्डिंग वालिन का स्थायित्व कम होता है। ये बात याद रखना, क्योंकि एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर इंक्रीज़ होती है, मतलब बढ़ती है। ठीक है बच्चों, अब मेरे डायग्राम पे आता हूँ। देखो, इन सबको मिला दीजिए। ये लो, नाम लिख दीजिए भाई साहब सबका। क्या नाम है? वही एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पर क्या लिख दो? 2s लिख दो। यहाँ पर क्या लिख दो? 2s लिख दो। और क्या है? सिग्मा बी 2s, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, 1s का काम हो गया, 2s का हो गया। अब पी की बात कर लेते हैं, तो पी भी बना लीजिए आप लोग। ये लो, पी को भी बना देता हूँ। ठीक है, देखो, अरे यार, पी को इधर से देखिए आप लोग, थोड़ा इसके ऊपर ही लेनी है आप लोगों को, ठीक है ना। ये 2p कर दीजिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई। इधर भी 2p कर दीजिए, ये आप लोगों की एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई। ठीक है ना। अब मैंने आप लोगों से क्या बात बोली, क्या पूरा डायग्राम बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इनके डायग्राम में सिर्फ एक ही चीज का चेंज रहेगा। वो चेंज ये रहेगा बच्चों, यहां पर दो नीचे रखी है, एक ऊपर रखी है। यहां पर बस केवल यही स्टेप चेंज होगा। यहां पर क्या होगा, एक नीचे आ जाएगी और दो ऑर्बिटल बच्चों ऊपर आ जाएगी। बस यही चेंज है, और कोई भी चेंज नहीं है। यहीं पर चेंज होगा, ऊपर बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। ऊपर भाई साहब बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी चीज नहीं बदलेगी। आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब। इन सबको आप लोग क्या कर दो, मिला दीजिए। इन सबको आप लोग क्या करो, मिला दीजिए, और इनके नाम लिख दीजिए। ठीक है ना। इनके क्या करने हैं, आप लोगों को नाम लिखने हैं। डिफरेंट कलर से लिख देता हूं इनके नाम। देखो, इनके नाम लिख दीजिए। ये हो गया 2p, ये हो गया 2p। वही एटॉमिक ऑर्बिटल, वही एटॉमिक ऑर्बिटल। नाम लिख दीजिए। इसका नाम क्या बनेगा? सिग्मा बी 2p z। इसका क्या बनेगा? पाई बी 2p x। इसका नाम पाई बी 2p y। ठीक है ना। और ऊपर क्या करना है, स्टार करना है सब में, तो क्या बन जाएगा? पाई स्टार 2p x। इसका नाम पाई स्टार 2p y। और इसका नाम सिग्मा स्टार 2p z। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये इनके नाम हो गए, और बच्चों कोई भी चेंज नहीं हुआ, केवल ये स्टेप चेंज हुआ है। देखो, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में सिर्फ इसका चेंज हुआ है। यहां पर बोरॉन, ये डायग्राम है बोरॉन के लिए, कार्बन के लिए और नाइट्रोजन के लिए। मतलब B2 के लिए, C2 के लिए और N2 के लिए ये डायग्राम बनेगा, जिसमें दो नीचे रहेंगी, एक ऊपर रहेगी। और ये डायग्राम बनेगा भाई साहब आप लोगों का O2 के लिए, F2 के लिए और Ne2 के लिए। ये तीन के लिए रहेगा, यहां पर ये तीन के लिए रहेगा। मैं फिर बता देता हूं, B2, C2 और N2 के लिए जब डायग्राम बनाओगे, तो यहां पर आप लोग p ऑर्बिटल की दो नीचे रखोगे, एक ऊपर रखोगे। लेकिन यही डायग्राम यदि आप लोगों को O2, F2 और Ne2 का बनाना है, O2, F2 और Ne2 का बनाना है, तो यहां पर क्या करनी है, दोनों को ऊपर ले जाना, एक को नीचे ले जाना। बाकी का दोनों में बिल्कुल सिमिलर है। जो इसका डायग्राम है बिल्कुल सेम टू सेम यही डायग्राम है, केवल डिफरेंस यहां पर आ रहा है। यहां पर दो नीचे एक ऊपर है, और यहां पर दो ऊपर एक नीचे। बस ये दोनों के डायग्राम में डिफरेंस है। तो ये वाला डायग्राम तो किन के लिए बनेगा? B2 अणु के लिए, C2 अणु के लिए और N2 अणु के लिए। और ये वाला डायग्राम किसके लिए बनेगा? O2 अणु के लिए, F2 अणु के लिए और Ne2 अणु के लिए। बात समझ में आ गई ना बच्चों? बाकी की सारी चीज मैंने नोट्सों में बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों के लिए लिखवा रखी है, तो आप नोट्सों के अंदर देख लेना, और एग्जाम में लिखो या जो अपनी फियर कॉपी है वहां पर आप सुंदर सुंदर डायग्राम बनाना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता है बोर्ड में जगह थोड़ी कम होती है, कॉपी के पन्ने पर तो बहुत सारी जगह होती है, तो आप लोग आराम से डायग्राम बना लेना। ठीक है ना।
सबसे पहले तो ये बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है ना? सारी चीज़ मैंने बहुत बढ़िया तरीक़ा से एक्सप्लेन कर दी। अब देखो बच्चों, मैंने अभी आप लोगों से क्या बात बोली? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, उनके तो सिंपल डायग्राम बनेंगे, तो उनको मैं कल बता दूँगा। और उसके बाद बोरॉन मतलब B2, C2 और N2 के लिए ये वाला डायग्राम बनेगा, इसको भी मैं कल के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूँगा। उसके बाद O2, F2 और Ne2 उनके लिए ये वाला डायग्राम बनेगा, उसको भी मैं आप लोगों के लिए अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है ना? आज के जो लेक्चर का जो मेरा टारगेट है, आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि आज के लेक्चर का जो मेरा टारगेट था, वो था बच्चों मुझे आप लोगों को सहसंयोजक बंध का पूरा बेसिक बताना। तो सहसंयोजक बंध का पूरा बेसिक बता दिया। सहसंयोजक बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरी दी गई थी, बीबीटी और एमओटी, और बीबीटी की कमियों को दूर करने के लिए एमओटी थ्योरी आई थी, जो कि हुंड और मूलिकन ने दी थी। और उसने क्या बात बोली थी कि परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणुओं का। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों का। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितनी थी? 3, बीएमओ, एबीएमओ और एनबीएमओ। तो एनबीएमओ का तो यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ पर केवल 2 का ही काम है, बीएमओ और एबीएमओ। तो नीचे वाली जो ऑर्बिटल होंगी ना, वो तो बीएमओ रहेंगी। जैसे कि इसमें ये वाली हो गई, इसमें ये वाली हो गई, इसमें ये वाली हो गई, सॉरी, इसमें ये वाली हो गई। ये नीचे वाली तो कौन हो गई? बीएमओ। और जो ऊपर वाली है ना ये वाली हो गई, ये वाली हो गई या ये वाली हो गई, ये हो गई एबीएमओ। नीचे वाली ऑर्बिटल बीएमओ मतलब बॉन्डिंग, और ऊपर वाली कौन हो गई? एंटी बॉन्डिंग, एबीएमओ। बात समझ में आ गई ना? बस उनके डायग्राम बनाए हैं और कुछ नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक बताई है, अनुचुंबकीय गुण बताए हैं। यदि किसी भी अणु या आयन के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए तो उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक हो गई, और यदि किसी भी अणु या किसी भी आयन के पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन हुए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, तो उसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी मतलब डायमैग्नेटिक होगी। ठीक है ना? बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक आप लोगों के लिए बता दी है, डायग्राम फाइग्राम सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया। अब अगले लेक्चर में बच्चों मैं प्रत्येक का स्पेशल एग्जाम्पल ले लेके, स्पेशल हेडिंग डाल डाल के सबके अनुकच्छक चित्र बताऊंगा, और सबके अनुकच्छक चित्र बताने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि एग्जाम में सवाल किस तरीका से पूछा जाएगा और आप लोगों को जवाब किस तरीका से देना है। नोट्स में मैंने सारी बातें लिख रखी हैं बच्चों, सारी चीज आप लोगों को नोट्सों में मिल जाएगी। जिन बच्चों ने अब तक यूनिक साइंस एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो सभी बच्चे प्ले स्टोर से जाकर यूनिक साइंस एकेडमी जयपुर वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना, और जो बैच आप लोगों को रिलीज कर रखा है उस वाले बैच में जुड़ जाना। वहां पर आप लोगों को कंप्लीट क्लासेज मिल जाएंगी, हिंदी मीडियम के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। और यदि आप लोग कुछ हम लोगों से पूछना चाहते हो तो कोचिंग का नंबर है, उस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जो कुछ करना है वो आप लोग आराम से कर सकते हो। आप लोगों के लिए सारी चीज़ों की हम लोगों ने सुविधा कर रखी है। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ। मिलता हूँ फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।